डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन IA एजुकेशन चैनल। हमारी ये क्लास हिंदी ग्रामर की है, जहां पर हम हिंदी ग्रामर से जुड़े सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला से लेकर के अंत तक का सफर हम यहाँ पर तय करेंगे। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि हिंदी ग्रामर में एकदम जीरो हैं। आपका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। यहाँ पर आपको एकदम शुरुआत से ग्रामर सीखने का मौका मिलेगा। हमारी क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी व्याकरण से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं मालूम छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। तो हम यहाँ पर जीरो से अंत तक स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स को व्याकरण का थोड़ा भी ज्ञान है तो उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहाँ से वो अपना ढेर सारा प्रैक्टिस यहाँ से वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए अपने हिंदी व्याकरण को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले हम ये जान लेंगे कि किसी भी भाषा की हम बात करें, भाषा कुछ भी हो सकती है, संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश या फिर हमारी हिंदी। इन सब की अपनी एक क्या होती है, वर्णमाला होती है। इंग्लिश में हम अल्फाबेट जानते हैं, उर्दू में हम अलिफ से जानते हैं। उसी तरह हिंदी में हमारे पास आ से लेकर ज्ञा तक अक्षर होते हैं। आ से ज्ञा तक जो अक्षरों का समूह है, ये हमारी क्या है, वर्णमाला है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो मैंने परिभाषा लिखी है आसान शब्दों में, उसे देख लेंगे। अक्षरों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा में क्या बताती है कि अक्षरों का एक तो कैसा हो, सार्थक और क्रमबद्ध समूह हो। सिर्फ ये नहीं कि हम देख रहे हैं कि क से लेकर मा तक एक समूह है, एक समूह में हम देख रहे हैं आ से लेकर हमने ज्ञा तक लिख रखा है, कहीं पे हमने ल से लेकर ज्ञा तक लिख रखा है। तो ये समूह अधूरा नहीं होना चाहिए। पहली बात, ये आ से ज्ञा तक कहीं पर लिखा होगा और फिर ये क्रमबद्ध होगा। आ के बाद ही आ आएगा, क के बाद ही ख आएगा। ये नहीं कि गा के बाद हम का लिख दें या फिर का के बाद अ लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी वर्णमाला जो है वो अ से लेकर ज्ञा तक क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई है और इनका अपना अपना एक सार्थक समूह है। इसका अपना एक सार्थक समूह है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हम याद रखेंगे कि सार्थक भी हो और क्रमबद्ध भी हो वो समूह, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। वर्णमाला हमने समझ लिया। हमारी हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञा तक का जो ये अक्षरों का समूह है, इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पाते हैं कि हमारी वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञा तक की क्या है, अ इ उ ऊ या क ख ग ये घा, ये सब क्या है, ये सब है हमारे वर्ण, या हम इन्हें कह सकते हैं अक्षर। अगर हम वर्ण कहें या फिर अक्षर कहें, बात दोनों में एक ही है। किसी जगह पर वर्ण लिखा होगा या किसी पर अक्षर, बात एक ही होगी, ठीक है। तो ये अ से लेकर ज्ञा तक ये क्या है, ये अ इ क म ल प ट, ये सब अक्षर है। और आ से लेकर ज्ञा तक के अक्षरों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेंगे एक बार। वह मूल ध्वनि जिनके टुकड़े ना हो सके उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिखी है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से मुझे याद आई कि जितने भी मेरे विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर को, प्लीज अपनी नोटबुक जरूर बनाएंगे और अंत से अंत तक जो हमारा सफर होगा, ये जीरो से अंत तक का जो सफर है हमारी व्याकरण का, इसमें हर एक बात को नोट करते जाएंगे। आप ये मेहनत छोटी सी अभी कर लेंगे ना, तो आगे आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आप फिर बार बार इन चीजों को नोट नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं से भी जाकर पढ़िए, मैं नहीं कहती यहीं पर आकर पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। आपके पास एक जब कलेक्शन हो जाता है अपनी ग्रामर का, एक हमारी नोट बन जाती है, तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हम फटाफट रिविजन करते हैं और फिर जाकर सेट लगा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला के अक्षर। अभी हमने पढ़ लिया कि वर्णमाला क्या है, आ से लेकर ज्ञा तक के अक्षरों का समूह। अक्षर क्या है, आ से लेकर ज्ञा तक में हमारे वर्णमाला में जो अक्षर हैं, ये जो आ है, का है, ला है, मा है, इन्हें ही हम अक्षर कहते हैं और अक्षरों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब जब बात आती है अक्षरों की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि अक्षर आखिर होते कितने हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 है। उर्दू में हम जाएंगे तो वहां पर भी 39 है। और उर्दू ग्रामर का अलग थोड़ा सा प्रोसीजर है पढ़ने का, वहां पर हम कलेक्ट करते हैं संयुक्त अक्षरों को भी, तो वहां पर भी 51 टोटल हो जाते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने दो तरह से प्रश्न एग्जामिनर रखता है। इन दोनों को हमें अच्छे से समझना है। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुल वाला याद करके जाते हैं 52। फिर जब अगर उनसे मूल अक्षर पूछ लेता है कि वर्णमाला में मूल अक्षर कितने हैं, तब भी वो 52 में ही टिक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है एक मूल अक्षर और एक कुल अक्षर। ये दो अलग तरह के सवाल हैं। जब आपसे कहेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल अक्षर कितने हैं, मूल अक्षरों की संख्या कितनी है, तब आपको क्या याद रखना है, 44 44 है। और जब उसने पूछ लिया आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हैं, अ से लेकर ज्ञा तक की हम बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 52 अक्षर हैं हमारे पास।
तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि हिंदी वर्णमाला में मूल अक्षरों की संख्या 44 है और कुल अक्षर कितने हैं? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम थोड़ा सा ग्रामर में, अभी हमने कितना जाना, अभी हमने जाना थोड़ी सी चीजें, ये जीरो से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ जीरो से पढ़ते ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे निकल के आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, जहां से प्रश्न बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है, इतना हम जान चुके हैं। आगे जब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक प्रश्न कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, ध्यान रखिएगा, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने प्रकार हैं या फिर भेद हैं। अभी अभी जो हमने जाना ना कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है और मूल अक्षर 44 है, इनके बारे में आपसे पूछ रहा है कि वर्णमाला में हिंदी की जो आ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला है, इसको आप कितने भागों में बांटते हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर। तो हम यहाँ से जानेंगे कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं। कितने? दो भेद हैं। एक हो जाएगा आपका स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। एक तरफ स्वर है और एक तरफ व्यंजन, और स्वर व्यंजन से मिलकर ही हमारे वर्णमाला बनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हम कई बार बोलते रहते हैं हाँ मैम स्वर और व्यंजन दो भागों में बटा है हमारा वर्णमाला, तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? तो पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ध्यान रखिएगा, नहीं लेनी पड़ती, और जिनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है, वे स्वर कहलाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके लिए यहाँ पर स्वर की परिभाषा को रखा है। आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और इसे समझ लीजिए। समझने में क्या है, बहुत आसान चीज यहाँ पे कह रहा है कि स्वर वे होते हैं, स्वर हमारे वो हैं, वो अक्षर हमारे स्वर कहलाएंगे जिनके उच्चारण यानी जिनको बोलने के लिए, जैसे हम अ बोल रहे हैं या ई बोल रहे हैं या री बोल रहे हैं, इनके उच्चारण के लिए हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि इनकी ही सहायता से व्यंजनों का निर्माण होता है। स्वर से ही व्यंजनों का निर्माण हुआ है। हर व्यंजन के अंदर स्वर छुपा हुआ है, और आगे हम आपको बताएंगे कि हर व्यंजन में कौन सा स्वर छुपा है। पहले हम यहाँ स्वर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि स्वर क्या होंगे। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता लेनी नहीं पड़ती, और स्वरों से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी व्याकरण की बात करें तो स्वरों की संख्या है 11। कितनी? स्वरों की संख्या है 11, और वो आपके सामने यहाँ पे मैंने नीचे नोट कर दिए हैं। अ ई उ री ए ओ औ, ये रहे आपके 11 स्वर। ये इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। बार बार स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रही हूँ, इन्हें कॉपी में नोट करते चलिएगा। एक क्लास आप पढ़िए, उसे नोट करिए, अगली क्लास में आप उससे संबंधित सेट लगाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, और फिर आप उसे फिर से रिवीजन कर लीजिए। मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी ना कि आप फिर सोचते रह जाएंगे कि हाँ ये तरीका बहुत ही अच्छा था। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक क्लास आपने कान से सुन लिया, आपको लगा कि हम याद रख सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मानो और आपको लग रहा है कि क्लास देखना है बस और सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है, तो अगर आप तुरंत क्लास देखकर तुरंत ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल आपके आंसर सही होंगे, आप सही कर ले जाएंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आप उसे रिवीजन कैसे करिएगा? रिवीजन नहीं करेंगे, कहीं पे नोट नहीं करेंगे, तो आप उसे भूल जाएंगे, और फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। तो आप इसे नोट करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल आता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं। ऊपर अभी हमने जैसे जाना था कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के कितने भेद थे, तो 2 भेद थे। मैं आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करवाती रहूंगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे के सवालों को बिल्कुल दोहरा लेंगे, ताकि हमारा मस्तिष्क में उसकी छाप बन जाए। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के पूछ रहा है कितने भेद है, तो स्वर के हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 4 भेद है। याद रखेंगे इस बात को। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, और चौथा प्लुत स्वर। तो स्वरों के कितने भेद हैं उच्चारण की दृष्टि से? यहाँ पर 4 भेद हमें देखने को मिल रहा है। चलिए 1 बाय 1 इनको आसान भाषा में समझ लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। जो पहला प्रकार है हर्ष स्वर, उसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, हर्ष स्वर में कम समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। कौन सी? अ ई उ री। इन्हें बोलकर आप जब देखेंगे ना, तो इनको आप बहुत जल्दी से बोल ले जाएंगे। अ ई उ री बोल लिया ना, क्या इनमें समय लगा? नहीं लगा, तुरंत ही हमने फटाक से बोल दिया अ ई उ री, है ना। तो हर्ष स्वर वे स्वर हैं, वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। बात समझ में आ गई होगी, और याद रखेंगे आपकी इनकी संख्या कितनी है? 4। आगे बढ़ते हैं।
हर्ष स्वर से संबंधित दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में उतारते चलिएगा। पहला नोट ये है कि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे सवाल कर लेगा, हर्ष स्वर ना कहकर उसे मूल स्वर कह देगा। आपकी कॉपी में एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में हर्ष स्वर की जगह मूल स्वर बना के क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर किसे कहते हैं। तो अगर आप दोनों नाम नहीं याद रखेंगे तो आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता तो है कि मूल स्वर होता क्या है, संख्या कितनी है, लेकिन दूसरा नाम ले लिया उसने, इसलिए आप सवाल गलत करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मूल स्वर कह रहा है या हर्ष स्वर कह रहा है, बात एक ही है, ठीक है। एकदम अच्छे से बात समझे आप कि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो अब आप बताएंगे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4। तो दूसरा नोट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट किया है वो ये है कि अ को शहीद वन भी कहा जाता है। जो हमारा हर्ष स्वर अ है, इसे शहीद वन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर किताब में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपके लिए बहुत यूनिक बुक से ये सारे नोट्स बनाए हैं और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अ अक्षर को ही शहीद वन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे हल्का सा रिवीजन करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, अ से लेकर या तक अक्षरों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में मूल अक्षरों की संख्या कितनी है, 44, और कुल अक्षर कितने हैं वर्णमाला में, 52। ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर की संख्या उच्चारण की दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर ने पढ़ लिया, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 4, अ, इ, उ और री। फिर नोट में हमने पढ़ा कि हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और आ को शहीद वन भी कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हमारा है हर्ष स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। क्या है दीर्घ स्वर, किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब आपको याद रखना है क्या, अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर का जस्ट अपोजिट है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में कम समय लग रहा था, संख्या थी 4, अ, इ, उ, री। अब हम यहाँ दीर्घ स्वर में देख रहे हैं कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 3 है। हर्ष स्वर की संख्या 4 थी, इनकी संख्या दीर्घ स्वर की 3 है। कौन कौन सी, आ, ई और उ, आ, ई और उ। कुल संख्या यहाँ पे इनकी कितनी है, 7 है। तो अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुल और मूल जहां पर भी आएगा आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे वर्णमाला की कुल संख्या 52 है, लेकिन मूल संख्या 44 है। तो अब यहाँ पर दीर्घ स्वर में भी आपको याद रखना होगा कि मूल संख्या, तो दीर्घ स्वरों की मूल संख्या 3 है, लेकिन कुल संख्या कितनी है, 7 है। अच्छा, 3 तो आप जान ही गए कि ये आ, ई, उ, 3 ये मूल संख्या इनकी जो 3 है वो ये रहे आपके, ये है ना। लेकिन ये 7 कहाँ से हो गए, ये कुल 7 कहाँ से हो गए, तो जो हमारा ए, और ओ और अ है ना, इन्हें भी हम दीर्घ स्वर मानते हैं। इन्हें दीर्घ स्वरों में भी रखा जाता है और इनको जोड़ने के बाद हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कुल हो जाती है 7। कितनी हो जाती है, 7। ये 4 ये हो गए और ये 3 आ, ई, उ, ये मिलाकर 7। तो यहाँ पर हमें याद रखना है ये कि 3 जो इनकी संख्या, जो इसकी 3 है ना संख्या, आ, ई और उ, ये मूल संख्या है। और आपसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो यही पूछता है कि निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है या नहीं है, तब यहाँ पे ऑप्शन इन्हीं 3 से बनाता है। और इनको जोड़ने पर यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि इनकी मूल संख्या तो 3 है, लेकिन कुल संख्या दीर्घ स्वर की कितनी है, तो याद रखेंगे आप लोग 7 है। कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ए, ओ, जो कि संयुक्त स्वर अभी हम पढ़ने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या है, तो जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये चारों जो आपके हैं इनकी संख्या 4 है, ए, ओ, इन चारों को दीर्घ स्वर भी कहा गया है और इन्हें संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी रखा गया है। संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि ये चारों के चारों 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। हर एक स्वर के अंदर यहाँ 2 स्वर छुपे हुए हैं। एक की बात कर लीजिए, ए की कर लीजिए, ओ की कर ले या फिर औ की, ये चारों 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। तभी इसकी परिभाषा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं, ये 2 स्वर यानी एक और एक, ये 2 स्वर से मिल करके ये हमारा बनता है
संयुक्त स्वर। अब जानते हैं ये 4 जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से हैं वो, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्रश्न ये निकल कर आता है जो कि एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है कि ए किन स्वरों से मिलकर बना है या फिर ऐ, ओ, औ किन स्वरों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर आपको अब ये याद रख लेना है, ये चीज नोट कर लेनी है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये चारों किन स्वरों से मिलकर बने हैं। तो चलिए इसका चार्ट मैंने आपके नीचे बनाकर रखा है, देख लेंगे एक बार और ट्रिक से भी समझ लेंगे, इसे रटना नहीं है। ए, ऐ, ओ, औ चारों के चारों में हम जो 2 स्वर देख रहे हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला जो ये बना हुआ है बॉक्स और ये दूसरा है। पहले वाले में आप देख रहे होंगे चारों में अ यानी अ और आ कॉमन है, या ए की बात करें, ऐ की, ओ की या औ की, सारे के सारे में पहली जगह पर अ या आ ही आएगा। तो इस तरह आपने याद रख लिया कि किसी भी आपसे स्वर को पूछ ले चारों में, आपको पहले स्थान पर अ या आ रखना है। ठीक, दूसरे स्थान को कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले याद कर लेंगे ई, और दूसरे को छोड़ के तीसरे में है उ, फिर यहाँ पे ए, ऐ और फिर ओ, औ। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे मुंह पे रटा होता है ई, ई, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमें रटा ही हुआ है। तो यहाँ पर पहले इसने दे दिया है ई, अ में ई मिलकर ए बनता है, फिर अ में अगर ए, ऐ मिला दे तो ऐ बनता है, अ में उ, मिला दे तो ओ बनता है, और अ में ओ, औ मिला देने से औ हमारा बना है। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और संयुक्त स्वर किन से मिलकर बने हैं वो यहाँ से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्लुत स्वर। हम पढ़ रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 4 भेद, जहां पे हमने पढ़ लिया है पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, और अब हम पढ़ रहे हैं चौथा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर में तो हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता ही लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे जिन स्वर के उच्चारण में, उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। और कभी कभी इसकी परिभाषा ये भी लिखी होती है कि जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे भी हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 1 है। और इसका ये रहा ये रहा प्लुत स्वर का सिंबल, इस तरह से ये बनता है। अब इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक शब्द है ओम। यहाँ पर ओम में ओ और माँ के बीच में ये निशान बना हुआ है ना। इसके लग जाने से अब हम इसे ओम नहीं पढ़ेंगे, अब हमें इसे खींचना होगा ओम, जो कि शब्द खींचकर ही पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? यहाँ पर प्लुत स्वर विद्यमान है। अब आधुनिक पुस्तकों में इसका प्रयोग तो विलुप्त हो चुका है, ये प्रयोग देखने को इसका नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अभी भी एग्जामिनर आपसे यहाँ से 2 तरह के सवाल कर लेता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, इसकी संख्या कितनी है 1, या कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन प्लुत स्वर है, तो आपको ये वाला सिंबल याद रखना है कि ये प्लुत स्वर है। अब जैसे इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने कहा ये कोई नाम लिखा है रमा, तो यहाँ पर अगर हमने इस तरह से कर दिया, अब हम इसे रमा नहीं कहेंगे, रमा, यहाँ पे हम माँ को 3 गुना खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये सिंबल जो बन गया है ना, वो प्लुत स्वर का है, और प्लुत स्वर का काम ही यही है कि किसी भी शब्द के अक्षर में लग जाता है तो उस शब्द के सारे अक्षरों को खींच के नहीं पढ़ते, बस जिस अक्षर के पास वो लगा हुआ है उसको ही खींचते हैं। यहाँ पे हम रा को नहीं खींचने वाले, हम यहाँ पर एक मिनट रुक जाइएगा। इस अक्षर में हम रा नहीं खींचने वाले, यहाँ पे हम सिर्फ माँ खींचेंगे क्योंकि ये माँ के बगल में लगा है, तो र माँ। इसी तरह यहाँ पे ओम शब्द में हम ओ को ही खींच रहे हैं, माँ को नहीं खींच रहे, क्योंकि ये ओ के बाद आया है, माँ में नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा प्लुत स्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वर आ से लेकर औ तक। कहाँ तक? आ से लेकर औ तक हमारे स्वर हैं, वो है 11। ठीक है, औ के बाद आता है अंग और आहा। अंग और आहा को स्वर में नहीं रखा गया, ये स्वर नहीं। अगर ये भी स्वर होते तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती, जो कि
प्राचीन काल में ऐसा था, परंतु अब इन्हें स्वर से हटा करके, ये स्वर है ही नहीं, इन्हें जोड़ने पर ही स्वरों की संख्या पहले 13 हुआ करती थी, पर अब हम पढ़ते क्या है, स्वरों की संख्या कुल हिंदी व्याकरण में क्या है, 11 है। और अंग और आहा को स्वर नहीं कहा जाता, इन्हें क्या कहा जाता है वो अब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। अंग और आहा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अच्छा, ना ये स्वर है ना ही व्यंजन, तो फिर है क्या? तो ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है, यहाँ पे ये नोट है। और एक चीज यहाँ पे पॉइंट छूट गया है कि अंग की जो मात्रा है ना, अंग में ये मात्रा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। उसी तरह आहा की भी एक मात्रा होती है, आहा की ये मात्रा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। अंग की मात्रा अनुस्वार और आहा की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। और अंग और आहा ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंग और आहा को के दो नाम हैं। एक तो क्या है, नपुंसक वर्ण, इन्हें नपुंसक वर्ण कहा जाता है। अंग और आहा को आयोगवाह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे दो तरह से सवाल पूछ सकता है कि अंग और आहा को इनमें से क्या कहा जाता है, नपुंसक भी याद रख लीजिए आप और आयोगवाह भी याद रख लीजिए। और इनकी मात्रा, अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है और आहा की मात्रा को क्या कहते हैं, आहा की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की 0 से अंत तक की पहली वीडियो, जहां पर हमने अभी 0 से ही पढ़ना स्टार्ट किया है और आगे इसी तरह की क्लासेस व्याकरण की चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा, हम इससे जुड़े सारे जितने भी हो सकेंगे, इससे मतलब इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दूसरी वीडियो में इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव को हल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे पढ़ने के बाद, तो आपका रिवीजन बेहद ही बेहतरीन तरीके से होगा और 1 बाय 1 हम आगे अपनी व्याकरण की क्लास पढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।